अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दिनों से फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और बिहार में हो रहे चुनाव में के मद्देनज़र मुझसे मेरी राय पूछ रहे थे। तो मैं आज इसी मकसद से आप लोगों के बीच आया हूं और मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं। तो बिहार में जो भी परिस्थिति है, जहां एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है और उसके मुखालफत में कह लीजिए आप यूपीए गठबंधन हो गया जिसमें आरजेडी और कांग्रेस है, उसके बाद आपको पीडीए हो गया जिसमें पप्पू यादव, एसडीपीआई और विभिन्न पार्टियां हैं, और तीसरा हो गया आपको डीएसएफ जिसमें आपको उपेंद्र कुशवाहा और बसपा और ओवैसी साहब की पार्टी है। ये तीन गठबंधन अभी जो मुख्य धारा में है, जो एनडीए के खिलाफ चुनाव में उतरे हुए हैं। इसके सिवा अगर आप देखें पूरे बिहार में, अभी हाल में मैंने एक नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं किसी पार्टी विशेष या किसी दल विशेष के किसी नेता का नाम लेके उनके विरोध में खड़ा नहीं होना चाहता। नहीं मैं चाहता हूं किसी को ऐसा लगे कि मैं किसी पार्टी की तरफ बायस हूं। लेकिन एक दल विशेष के नेता ने अभी कुछ दिनों पहले भाषण दिया कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा था, मैं आपको सब्जी बाग के साथ खड़ा था, और जो भी विभिन्न देश में प्रोटेस्ट जहां जहां हो रहा था, मैं उन सारे साइट्स पे खड़ा था और उन सारे प्रोटेस्टर्स के साथ था। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े थे, जो कि आप नहीं थे शायद, और अगर खड़े थे तो आज 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने और कई लोग, मतलब सबके अलग अलग वक्फे से सारे लोग जेल में हैं अगर आप देखें तो। और वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग को खड़ा किया, जिन्होंने जामिया के स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट, और शाहीन बाग के तर्ज पे ही पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ और वो दूसरे शाहीन बाग बनते गए। तो ये वही लोग हैं कि जो जेल में बंद है। लेकिन पूरे बिहार में जो भी लोग कैंपेन कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के जो नेता हैं कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अपने आप को सेकुलर बताने वाले हिंदू नेता हों, कोई भी नेता इस मुद्दे को नहीं उठा रहा कि वो जो लोग जेल में बंद हैं उनके लिए वो क्या करेंगे, या उनके मतलब रिहाई के लिए उन्होंने कोई कोशिश की या कोई प्रयास किया। चलिए एक पहलू है, अगर मानते हैं उन लोगों को 2 मिनट के लिए हम दरकिनार करके भी अगर बात करते हैं कि जो लोग ने प्रोटेस्ट शुरू किया और वो जेल में हैं, तो आप एक बात ये बताइए, मुद्दा क्या होना चाहिए था इलेक्शन का? मुद्दा ये होना चाहिए था कि सीएनआरसी का जो बिल हम पे सीए नाफिज किया गया, और एनआरसी की बिल जिसको हमको डर दिखाया जा रहा है, सरकार बनाने बिहार में जो भी सरकार बनेगी वो इस मुद्दे पे बनना चाहिए था कि अल्पसंख्यकों को इस बात का भरोसा दिलाया जाए कि नहीं भाई, अगर सरकार हमारी बनती है तो हम इसके विरोध में खड़े हैं, हम केंद्र सरकार से इसका विरोध करेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी, कोई भी, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी सीएनआरसी का नाम लेने से डर रही है। कोई भी पार्टी इस बात का अकीदा नहीं दे रही है हमें कि अगर हम बहुमत में आते हैं या अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन करेंगे और आपको हम सुरक्षा देंगे। क्यों सारे लोग इस बात की तो बात कर रहे हैं, उस आंदोलन का नाम तो जरूर ले लें, लेकिन वो सिर्फ भय दिखाने के लिए। लेकिन कोई आदमी उस आंदोलन को इस तौर पे नहीं बता रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में ये एक हिस्सा होगा कि अगर आप कल होके सीएनआरसी आप पे नाफिज हो जाता है तो हम उसके कैसे सुरक्षा देंगे, या फिर आपको सीएनआरसी नाफिज नहीं होने दें। इस तरह की बातें किसी भी पार्टी द्वारा, किसी भी नेता द्वारा नहीं की जा रही। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि मतलब शाहीन बाग और ये सीएनआरसी का प्रोटेस्ट जो पूरे हिंदुस्तान में हुआ, उसके बाद बिहार इलेक्शन को लिटमस टेस्ट के तौर पे देखा जा रहा था। लग रहा था कि कह सकते हैं आपकी ये एक रेफरेंडम है। मतलब आप समझिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कानून, काला कानून ऐसा जो आपके वोटिंग राइट्स छीनने की बात कर रहा है, जो आपको मत अधिकार छीन सकता है, उस कानून के बारे में ना बात करके ये सारे लोग सिर्फ आपसे वोट लेना चाहते हैं। इस चुनाव में अगर वो आपसे वोट ले लेते हैं और इस चुनाव के बाद अगर किसी कारण से आपका मताधिकार छिन जाता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इस सवाल को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि अगर आप हमें वोट देते हैं और अगर आप हमें जिताते हैं या आप हमारा समर्थन करते हैं तो आपका मताधिकार ना छीने, इसकी हम सुरक्षा करेंगे, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ सबका महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कितनी सीटों का गणित उनका सेट बैठ जाए और किसी तरह 122 का जादुई आंकड़ा है वो पार हो जाए। मतलब अपने अपने हिसाब से सारे लोग अपना आपको क्या कह सकते हैं, मतलब अपनी अपनी क्षेत्र में मतलब सिर्फ इसलिए लगे हैं कि उनकी सीटों के नंबर ज्यादा बढ़ जाए। उसके अलावा उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि चुनाव होने के बाद क्या होगा। क्योंकि अभी जेपी नड्डा साहब बोलते हैं वेस्ट बंगाल में कि सीएनआरसी नाफिज होगा, तो आप समझ सकते हैं बात, हमारे पड़ोसी स्टेट में ये बातें जाके बताई जा रही कि सीएनआरसी नाफिज होगा। मतलब आप महत्वपूर्ण बात यह है कि सीए तो नाफिज हो चुका है और आपको एनआरसी लाने की बात चल रही है। ऐसा नहीं कि एनआरसी थम गया है, इस गलतफहमी में ना रहे कि एनआरसी खत्म हो गया है, एनआरसी थम गया है। ये आज न कल एनआरसी लाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार, जो भी सरकार, चाहे वो
यूपीए की सरकार आए, चाहे वो पीडीए की सरकार आए, चाहे वो डीएसएफ की सरकार आए, या जो भी विधायक आपके जीत रहे हैं, क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा कि कल होके अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपका क्या उस पर मतलब विरोध होगा, या क्या फिर कहते हैं आपके काम करने का तरीका क्या होगा? आपने कोई प्लानिंग की है इसके लिए लेकर के? कुछ ऐसी चीजें आप सवाल पूछिए। मैं यही चाहता हूं सारे लोगों से। मैं किसी पार्टी विशेष का ना प्रचार कर रहा हूं, ना किसी का दुर्प्रचार कर रहा हूं। मेरा यही कहना है कि अगर आप वोट दे रहे हैं, अगर आप अपना मत से किसी को जिता रहे हैं, तो आप उनसे सवाल जरूर पूछिए कि कल होके मेरा मताधिकार छिनेगा तो आप क्या करेंगे उस पर। मसला यहाँ पे किसी मुसलमान लीडर का नहीं, किसी हिंदू लीडर का नहीं। मैं उन सभी लीडर की बात कर रहा हूँ जिन्हें मुसलमान अकलियत भाई वोट कर रहे हैं। आप ये मतलब सच बताऊं तो आपको एक मुद्दा ये लगता है कि मैं ये बात बोल रहा हूं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जो लोग सच में गरीब हैं, मुसलमान तबके के या दलित तबके के, अगर आज उनसे वोट ले रहे हैं और कल ही उनका वोटिंग राइट छिन जाता है, तो उसके बाद वो किस लायक रहेंगे? मतलब उनकी क्या परिस्थिति होगी? आप समझ सकते हैं। आप उनका राशन कार्ड नहीं रहेगा, उनका मताधिकार नहीं रहेगा, और उनकी जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी स्कीम्स, उनमें उनकी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। खैर, ये तो एक पहलू है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि सीएनआरसी कि बहुत लोग दावे कर रहे हैं कि हम वहाँ प्रोटेस्ट साइट में रहे, हम वहाँ उसका हिस्सा रहे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो लोगों ने उस बिल्डिंग की तामीर की थी, उस प्रोटेस्ट की तामीर की थी, समझ लीजिए वो एक मकान था और उस मकान की तामीर करता जितने हैं वो सारे अंदर हैं। बहुत सारे लोग, मतलब कह सकते हैं अगर 100 की तादाद होगी तो उसमें से 40-50 लोग अंदर हैं। लेकिन उस बिल्डिंग का नेम प्लेट बदल के आज लोग, सारे लोग, जितने विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, अपना अपना नेम प्लेट लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन सच मायनों में उस मकान का हक और मकान की तामीर का हकदार जो है वो आज अंदर बैठा है। और वो एक पहलू है। और दूसरा पहलू है, आप जानते हैं कि एक केस लड़ने में कितने ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। उन कितने लोग ऐसे हैं जिनकी माली हालात ठीक नहीं है। आपको इस चीज का महसूस नहीं हो सकता है कि किसी की माँ रात को रो के सो रही है तो किसी का बाप सुबह सिर्फ इसलिए बाहर जा रहा है ताकि वो अगले हियरिंग के पैसे जुटा सके। मतलब बाखुदा मैं बोलता हूं, मुझे मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मैं जो बात आपको बस बता रहा हूं, ये सिर्फ शर्जील इमाम का दर्द नहीं, मुजम्मिल इमाम का दर्द नहीं, ये दर्द उन सभी मुसलमान नौजवानों का है या गैर मुस्लिम नौजवानों का है जो आज अंदर है। और उन्हें ये तड़प उनकी माओं के दिल से पूछिए, उनके भाई के, उनके बाप के दिल से पूछिए कि उनका भाई पिछले 8 महीने से 6 महीने से जेल में है, किसी को मारा जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को जहनी परेशानी, किसी को माली परेशानी है। लेकिन पूरा बिहार लगा है तो सिर्फ एक काम के लिए कि किसकी सरकार बनेगी। ये हिम्मत अगर आपने दिया था शाहीन बाग खड़ा करने के लिए, सब्जी बाग खड़ा करने के लिए, या बिहार के जितने, आपको पता है बिहार के सबसे ज्यादा जितने बच्चे आज अंदर हैं इस एनआरसी प्रोटेस्ट में, उसमें सबसे ज्यादा तादाद बिहारियों की है, बिहारियों नौजवान की, और सब मुसलमान हैं। आप वोट तो दे रहे हैं अपने नेताओं को, लेकिन कभी एक सवाल पूछा? आज मेरा भाई अंदर है, कल आपका भी भाई अंदर हो सकता था। आज मीरान हैदर अंदर है, कल आपका भी भाई अंदर हो सकता है, बहन अंदर हो सकती है। लेकिन कभी आपने उस मीरान हैदर के अब्बा का दर्द पूछा? कभी आसिफ इकबाल तन्हा की माँ का दर्द पूछा कि वो माँ उसकी रात में रोती है, तहज्जुद पढ़ती है, क्या करती? आप नहीं जानते हैं कि कितने लोग कहां से पैसा ला रहे हैं, किस तरह चुनाव केस लड़ रहे हैं। इस दर्द को आप नहीं महसूस कर रहे हैं। आपका सिर्फ ये है कि कहीं लालटेन जल जाए, कहीं 3 तारा जल जाए, कहीं पतंग उड़ जाए, तो कहीं कह लीजिए कमल खिल जाए। इससे ऊपर भी जिंदगी है हुजूर। अगर अल्लाह ने हमें हयात दिया और हमें मतलब इस सलाहियत में रखा कि हम इस देश में रहेंगे, तो बेशक ऐसे चुनाव आते रहेंगे, लेकिन असली मुद्दे को ना भूलिए कि आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बाखुदा अगर हक के लिए आप खड़े होंगे ना, तो अल्लाह आपकी बहुत मदद करेगा। ऐसा नहीं कि मीरान हैदर केस नहीं लड़ पा रहे, शर्जील इमाम केस नहीं लड़ पा रहे, आसिफ इकबाल तन्हा केस नहीं लड़ पा रहे, लेकिन दुख तब होता है कि जब आप पीछे पलट के देखिए तो कोई आपका एक भाई खड़ा नहीं दिखता है। अगर मैं कौम के लिए आप खड़े हो रहे हैं, मैं खड़े हो रहे हैं, अगर पीछे कौम ना खड़ी हो तो दिल बहुत दुखता है। मैं आपसे आरजू करता हूं कि अभी भी वक्त है, आप आवाज उठाइए, नहीं तो आगे कोई शर्जील, मीरान, आसिफ आपको सड़कों पर नहीं दिखेगा। कोई आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने बोला है कि अगर लड़ाई लड़े कोई आपके हक के खातिर, तो आप उसके पीठ के पीछे खड़े रहिए, उसको मजबूती दीजिए, ना कि उसको भूल जाइए। और मैं फिर बोलता हूं, ये मसला सिर्फ शर्जील, मीरान, आसिफ इकबाल तन्हा, इंतखाब ऐसे कई लोगों का नहीं है। ये मसला इसका है सच और झूठ का। अगर कोई सच के और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार?
कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी, छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर, दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिल्लत टाइम्स